नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा। आज हम आपके सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं एक नई पद्धति के साथ, एक नए विषय को लेकर के। एक नया विषय जिसका नाम है संधि प्रकरणम। संधि प्रकरण जो कि सामान्यतः संस्कृत भाषा हो या हिंदी भाषा हो, प्रत्येक भाषा के लिए अति आवश्यक तत्व होता है, तो वह होता है संधि प्रकरण। तो हम आपके सामने आज लेकर के उपस्थित हुए हैं संधि प्रकरण को, जिसको हम आपको भली भांति तरीके से, अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और हमें उम्मीद भी है कि आपको यह आसानी से समझ में भी आ जाएगा। लेकिन यदि आप इस वीडियो से कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसको स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे कि आप वास्तविकता में संधि क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, उसका ज्ञान आपको प्रकार से पता चल सके। तो देखिए, संधि जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है संधि की। प्यारे दोस्तों, संधि जो होती है वह उसकी सामान्यतः परिभाषा क्या होती है, तो आप इतना ध्यान रख लीजिएगा कि संधि जो होती है उसको हम कहते हैं कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। देखिए, वर्ण मतलब क्या होता है? वर्ण मतलब होता है एक अक्षर, केवल सिंगल इकाई, मात्र एक इकाई, जैसे आ, का, चा, टा, ता इत्यादि सिंगल वर्ड को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। दो वर्णों के मिलने को, दो वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम संधि कहते हैं। अब देखिए, संधि कहां कहां होती है, किस किस के बीच में होती है, वो और सुन लीजिए। तो संधि जो होती है वह पूर्व पद के अंत में धन उत्तर पद के प्रथम में। तो देखिए, संधि जो होती है वो क्या होती है? संधि जो होती है वह पूर्व पद के अंत में होती है तथा उत्तर पद के प्रथम वर्ण में होती है। होती तो दो ही वर्णों में है, जिस प्रकार से उसकी परिभाषा है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल मतलब क्या? दो शब्द हुए, एक हुआ पूर्व पद, दूसरा हुआ उत्तर पद। तो पूर्व पद के अंतिम वर्ण को और उत्तर पद के प्रथम वर्ण को, दोनों के बीच में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो नया शब्द उत्पन्न होता है, वही कहलाता है संधि। तो संधि आप समझ गए होंगे कि संधि किन किन के बीच में होती है। तो संधि सामान्यतः पूर्व पद के अंतिम वर्ण में, उत्तर पद के प्रथम वर्ण में। यानी कि जब हम किसी भी पद का संधि विच्छेद करते हैं, अर्थात उस पद को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, उस पद को हम तोड़ते हैं, संधि का विभाजन करते हैं, तब दो पदों का निर्माण होता है। एक होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद। तो पूर्व पद के अंतिम वर्ण में और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में संधि होती है। ये बात हमें बहुत ही अच्छे से जान जानी चाहिए और समझनी चाहिए कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में ही संधि होती है। अब देखिए, प्रश्न आता है कि संधि होती है तो संधि कितने प्रकार की होती है? संधि जो है वह कितने प्रकार की होती है? तो देखिए, संधि कोई छोटा टॉपिक नहीं है, संधि अपने आप में एक बृहद, एक विशाल टॉपिक होता है। तो देखिए, संधि जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, ये हम आपको बतला देते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि होती है तीन प्रकार की। सबसे पहले आती है स्वर संधि, सबसे पहले आती है स्वर संधि, इसके बाद में आती है व्यंजन संधि, और तीसरे नंबर पे आती है विसर्ग संधि। इस प्रकार से तीन प्रकार की संधियां होती है। तीन प्रकार की संधियां कौन कौन सी होती है दोस्तों? तो तीन प्रकार की जो संधियां होती है वो होती है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इन दोनों को तो हम बाद में बताएंगे, आपको अगली वीडियोस के माध्यम से बतलाएंगे। लेकिन आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे स्वर संधि के भेद के विषय में। स्वर संधि भी आज हम पूरी नहीं पढ़ेंगे, स्वर संधि के एक भेद को हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए, जिस प्रकार से तीन प्रकार की संधियां होती है तो उसमें उसी प्रकार से स्वर संधि के भी भेद होते हैं। जिस प्रकार से संधि के भी तीन प्रकार के भेद होते हैं, उसी प्रकार से जो स्वर संधि हम पढ़ने जा रहे हैं उस स्वर संधि के भी भेद होते हैं। तो उस स्वर संधि के जो भेद होते हैं वो आपको यहां दिख जाएंगे कि आप देखिए, सबसे पहले कौन सी आती है? दीर्घ संधि आती है, गुण संधि आती है, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि और पूर्व रूप संधि। इस प्रकार से स्वर संधि के 6 प्रकार के भेद होते हैं। अब देखिए, संधि की परिभाषा तो आपने पढ़ ली थी कि संधि की परिभाषा क्या, कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। लेकिन स्वर संधि की परिभाषा अब क्या होगी? देखिए, स्वर संधि की जो परिभाषा होती है वो होती है दो, कितने? दो स्वर वर्णों के मेल को
कितने वर्णों के मेल को? दो स्वर वर्णों के, यानी कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण भी स्वर होना चाहिए और उत्तर पद का प्रथम वर्ण भी स्वर होना चाहिए, तभी जाकर के स्वर संधि होती है। यदि एक पद स्वर होगा, दूसरा पद व्यंजन होगा, तो वहां पर स्वर संधि नहीं होगी। स्वर संधि यदि आपको संपूर्ण तरीके से संपादित करना है तो वहां पर पूर्व पद के अंतिम वर्ण में और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में, दोनों ही वर्णों में समान रूप से स्वर वर्ण होने चाहिए, तभी जाकर के यहां पर स्वर संधि होती है। यही होती है स्वर संधि की परिभाषा। अब देखिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कि स्वर संधि का जो पहला भेद है वो है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि होती क्या है? स्वर संधि का जो भेद है वो होता है दीर्घ संधि एक। तो दीर्घ संधि क्या है, हम आपको दीर्घ संधि के विषय में बतलाते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं आज दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। देखिए दीर्घ शब्द जो है अपने आप में ही अपने आप को पहले से ही अपने शब्दों के माध्यम से, अपने नाम से ही द्योतित करता है। तो दीर्घ शब्द का तात्पर्य होता है बड़ा। दीर्घ शब्द का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ शब्द का मतलब होता है बड़ा। अब देखिए भगवान पाणिनि ने दीर्घ संधि के लिए एक सूत्र निर्धारित किया जिसका नाम है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः। भगवान पाणिनि ने एक सूत्र की रचना की दीर्घ संधि के लिए कि इसका नाम है अकः सवर्णे दीर्घः। अब देखिए अकः शब्द जो आया है यहाँ पर, अकः शब्द एक प्रत्याहार है। प्रत्याहार क्या होता है? तो आ से लेकर के जब हम प्रत्याहार पढ़ते हैं तो प्रत्याहार के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि प्रत्याहार होते क्या है। तो प्रत्याहारों का निर्माण कहां से होता है? भगवान शिव ने जब अपने डमरू को बजाया तब उसमें से 14 प्रकार की ध्वनियां निकली। जब 14 प्रकार की ध्वनियां निकली तो उन 14 ध्वनियों को एक सूत्रबद्ध करके माहेश्वर सूत्रों के नाम से भगवान पाणिनि ने उनकी रचना की। जिस प्रकार से उन्होंने लिखा कि ऐ उण, मतलब 14 बार ध्वनि बजी तो 14 स्वरों की उनसे ध्वनि निस्सारित हुई। जब उस ध्वनि को पाणिनि ने अपने सूत्रों में पाणिनि ने लिखा तब उन्होंने कहा कि कौन कौन से सूत्र? तो उसमें सूत्र आते हैं ऐ उण, रिल रिक, ए ओंग, ऐ औच, हय वरट, लण, यम गणनम, झभय, घट दश, जब गट दश, ख फ छ ठ त चट तब, कपय, शस सर और हल। इस प्रकार से माहेश्वर सूत्रों की संख्या यदि आपसे कोई पूछता है कि माहेश्वर सूत्र कितने हैं तो आप कहेंगे 14 है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है। इन माहेश्वर सूत्रों में जैसे पहला ही सूत्र है ऐ उण। अब प्रत्याहारों का निर्माण कैसे होता है? तो ऐ उण के आ से लेकर तो चौथा सूत्र रिल रिक, इसके का तक जितने भी वर्ण आते हैं वे सब अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ऐ उण रिल रिक से लेकर के बीच में जैसे आ के बाद में आ ई उ, णा को हम छोड़ देंगे, फिर रिल रिक में री लल री और का को फिर छोड़ देंगे। पंचम वर्ण अंतिम अक्षर को हम सूत्र के छोड़ देते हैं, उससे हम प्रत्याहार का निर्माण नहीं करते हैं। तो ऐ उण में णा को हटा दिया जाए और रिल रिक के का को हटा दिया जाए तो इस अक प्रत्याहार के अंतर्गत जो शब्दों की अक्षरों की संख्या आती है वो आती है 5। तो आ ई उ री और री, इनमें सवर्णे, सवर्णे मतलब होता है एक जैसा। सवर्णे का तात्पर्य होता है यहां पर एक जैसा, कि पूर्व पद के अंत में, पूर्व पद के अंत में और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में क्या हो? सवर्ण हो। सवर्ण मतलब समान स्वर हो। कैसा स्वर हो भाई? समान स्वर हो। यानी कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में यदि आ है तो उत्तर पद के प्रथम वर्ण में भी आ ही होना चाहिए। पूर्व पद के अंतिम वर्ण में यदि ई है तो उत्तर पद के प्रथम वर्ण में भी ई ही होना चाहिए। पूर्व पद के अंत में यदि उ है तो उत्तर पद के प्रथम वर्ण में भी उ होना चाहिए, तभी जाकर के यहां पर सवर्ण संधि या दीर्घ संधि होती है। अब देखिए जैसे हम आपको बता देते हैं इसमें क्या होता है, कहाँ कौन कौन से सूत्र होते हैं, क्या इसका स्ट्रक्चर्स होता है, वो हम आपको बतला देते हैं।
इसकी परिभाषा आप याद रख लीजिएगा कि दीर्घ संधि की परिभाषा क्या होती है। तो दीर्घ संधि की परिभाषा होती है कि दो समान स्वर पूर्व पद के अंत में और उत्तर पद के प्रारंभिक वर्ण में जब समान स्वर होते हैं तो वहां पर दीर्घ संधि होती है। तो दीर्घ संधि होने का तात्पर्य क्या है? दोनों को मिलाकर के दीर्घ हो जाता है। जैसे स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, जैसे आ है, पूर्व पद के अंत में यदि आ है और उत्तर पद के प्रारंभ में भी आ है, तो ये है हमारा छोटा आ, ह्रस्व आ इसको बोलते हैं हम। ह्रस्व, इधर भी ह्रस्व आ है, तो दोनों को मिलाकर के क्या हो जाएगा? दीर्घ आ हो जाता है। अब देखिए, ये जरूरी नहीं है कि पूर्व पद के अंत में भी ह्रस्व आ हो। आ का तात्पर्य होता है सिर्फ आ हो, या वो बड़ा आ भी हो सकता है, यानी दीर्घ आ भी हो सकता है। जैसे पूर्व पद के अंत में दीर्घ आ है, उत्तर पद के प्रारंभिक वर्ण में ह्रस्व आ है, तो दोनों को मिलाकर भी आ हो जाता है। पूर्व पद के अंत में ह्रस्व आ है, उत्तर पद के प्रारंभिक वर्ण में दीर्घ आ है, तो भी दोनों को मिलाकर के दीर्घ आ हो जाता है। और पूर्व पद के अंत में दीर्घ आ है, उत्तर पद के प्रारंभिक वर्ण में भी यदि दीर्घ आ है, तो दोनों को मिलाकर भी आ हो जाता है। दीर्घ संधि का तात्पर्य यही होता है कि आप यदि संधि के मध्य में, जब संधि विच्छेद हम करते हैं, तो संधि के मध्य में यदि समान स्वर होते हैं, तो समान स्वर होने के साथ साथ दोनों के स्थान पर जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, वह दीर्घ हो जाता है। अब यही प्रक्रिया हम इन पांचों वर्णों के साथ दोहरा सकते हैं। आ, ई, उ, री और लृ। ये पांचों वर्णों के साथ ये प्रक्रिया दोहराई जा सकती है और दोहराती है, क्योंकि ये सब अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ये सब जो है वो अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे हमने आ का उदाहरण यहां दे दिया, अब हम इसी तरीके से ई का उदाहरण भी दे सकते हैं। जैसे यहां ह्रस्व ई धन ह्रस्व ई बराबर दीर्घ ई हो जाता है। दीर्घ ई धन ह्रस्व ई बराबर भी दीर्घ ई हो जाएगा। ह्रस्व ई धन दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई हो जाएगा, तथा दीर्घ ई धन दीर्घ ई बराबर भी दीर्घ ई हो जाता है। यही फॉर्मूला हम इन पांचों वर्णों पर लागू करते हैं। इन पांचों वर्णों पर हम ये फॉर्मूला लागू करते हैं। यदि यहाँ उ होता तो ह्रस्व उ धन ह्रस्व उ बराबर दीर्घ उ हो जाएगा। दीर्घ उ धन ह्रस्व उ बराबर भी दीर्घ उ हो जाएगा। ह्रस्व उ दीर्घ उ बराबर दीर्घ उ, दीर्घ उ और दीर्घ उ बराबर भी दीर्घ उ ही हो जाता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में और उत्तर पद के प्रारंभिक वर्ण में जब समान स्वर होते हैं, तो दोनों को मिला करके जब हम संधि पद को करते हैं, तब वहां पर दीर्घ पद बन जाता है। अब देखिए उदाहरण से और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उदाहरण देखिए, हम उदाहरण आपको बताते हैं। जैसे सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पुस्तकालय, पुस्तकालय शब्द जब बनेगा तो पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होगा भाई? पुस्तक धन आलय। यह पुस्तकालय शब्द का संधि विच्छेद होता है। अब देखिए पुस्तक शब्द में जो का है, का के अंत में जो वर्ण है वो क्या है? आ है। अब ये मत पूछिएगा कि का के बाद में आ कैसे आया। देखिए किसी भी वर्ण को, किसी भी शब्द का निर्माण हम करते हैं तो वह बिना स्वर के उस शब्द का निर्माण होना संभव नहीं है। उस शब्द का निर्माण होना ही हो, यह निश्चित है, क्योंकि यदि हम उसमें स्वर का निवेश नहीं करेंगे तो वह शब्द पूरी तरीके से बन ही नहीं पाता है। तो इनके अंदर ये विद्यमान होते हैं। तो जैसे पुस्तक शब्द है, तो पुस्तक शब्द के अंत में देखिए क्या है? ह्रस्व आ है, और आलय शब्द के पूर्व में क्या है? दीर्घ आ है। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि यदि समान स्वर हो, तो देखिए यहाँ आ है, यहाँ दीर्घ आ है, दोनों ही जो आ है वो कैसे हैं? वो समान स्वर होते हैं। तो दोनों को मिला करके क्या बन जाएगा? दीर्घ आ हो जाता है। और वर्ण सम्मेलन जब होता है तो बन जाता है पुस्तकालय। वर्ण सम्मेलन जब होता है तो बन जाता है पुस्तकालय। तो इस प्रकार से आ और आ दोनों ही समान स्वर थे इसलिए समान स्वर होने के कारण यहाँ पर दोनों ही जुड़ गए और दोनों ही आ ने एक दीर्घ आ का आकार ले लिया।
ये था पुस्तकालय जैसा उदाहरण। अब देखिए एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको, दैत्य धन अरि। अब देखिए दैत्य में ह्रस्व आ है, धन अरि में भी ह्रस्व आ है, तो दोनों को मिलाकर के क्या हो जाएगा आ। क्यों? क्योंकि दोनों ही समान स्वर है, दोनों ही आ है और आ होने के कारण दोनों ही समान स्वर है, और समान स्वर है इसलिए क्या हो गया, दोनों के स्थान पर एक दीर्घ आ का स्थान आ गया। तो दैत्यारि इस प्रकार से बन जाएगा। देखिए विद्याधन आलय, विद्याधन आलय, विद्या शब्द के अंत में देखिए क्या है, दीर्घ आ है। आलय शब्द के प्रारंभिक वर्ण में भी आ है, तो दोनों आ को मिला करके बन गया आ, बन गया वर्ण सम्मेलन जब हुआ तो बन गया क्या, विद्यालय। आ और आ मिला तो दोनों को मिलाकर के क्या बन गया, दीर्घ आ बन गया, और दीर्घ आ जब बन गया तो दोनों को मिलाने के बाद में क्या बन गया, विद्याधन आलय बराबर विद्यालय हो जाता है। क्योंकि वहां पर भी समान स्वर है। बड़े छोटे से कोई मतलब नहीं है भाई, ध्यान रख लीजिए, बड़े और छोटे का कहीं पर कोई अंतर होता नहीं। यदि आपका स्वर समान हुआ तो यहां पर संधि होना निश्चित होती है, संधि होना ही है। अब देखिए ये तो हो गया आ के उदाहरण। अब मैं आपको ई के उदाहरण बताता हूं। देखिए ई के उदाहरण जब हम बताते हैं, जैसे कपि धन ईश, कपि धन ईश। अब देखिए कपि शब्द के अंत में क्या है, ह्रस्व ई है। ईश के प्रारंभिक वर्ण में क्या है, दीर्घ ई है। तो ई और ई दोनों ही समान स्वर है। अब समान स्वर है तो दोनों को मिलाकर के क्या हो गया, दीर्घ ई हो गया, बन गया शब्द क्या, कपीश, बन गया शब्द क्या, कपीश। सेम ऐसा कैसे ही देखिए नदी धन ईश। अब देखिए नदी शब्द के अंत में दीर्घ ई है और ईश के प्रारंभिक वर्ण में भी दीर्घ ई है। तो दोनों दीर्घ ई है, लेकिन दोनों ही कैसे स्वर है, समान स्वर है। इसलिए समान स्वर होने के कारण यहां पर दीर्घ ई हो जाता है और बन जाता है शब्द क्या, नदीश। क्या बन गया भाई शब्द, नदीश। अब देखिए ये तो हो गए ई के उदाहरण। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि यहां पर जब भी समान स्वर होते हैं तो समान स्वर होने के कारण क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाता है। वह जो स्वर है, जो समान स्वर है, वही स्वर कैसा हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाता है। अब देखिए ये ई के उदाहरण हुए। अब हम आपको बताते हैं ऊ के उदाहरण। जैसे सु उपसर्ग है, धन उक्ति लिखा हुआ। सु उपसर्ग के साथ में हमने उक्ति शब्द का प्रयोग किया। तो देखिए सु के ऊ अंतिम वर्ण में ऊ है छोटा, ह्रस्व ऊ है। उक्ति के प्रारंभिक वर्ण में भी ह्रस्व ऊ है। तो दोनों को मिलाकर के दीर्घ ऊ हो गया और बन गया शब्द क्या, सूक्ति। शब्द क्या बन गया भाई, सूक्ति बन गया। अब ये ऊ के उदाहरण आपको समझ में आ ही गए होंगे, काफी सरल उदाहरण है, कोई ज्यादा इसमें कठिनाई होती नहीं। अब हम आपको बताते हैं री के उदाहरण बताते हैं कि री के उदाहरण किस प्रकार से बनेंगे। तो देखिए री है, जैसे पितृ धन ऋणम। क्या बना उदाहरण, पितृ धन ऋणम। अब पितृ के शब्द के अंत में क्या है, देखिए री है। इधर भी क्या है, उत्तर पद में भी क्या है, ऋणम शब्द में री है। तो दोनों री मिलकर के दीर्घ री बन जाती है। दोनों ही री समान, क्योंकि री जो है ऋकारांत है, वह क्या है, समान स्वर है, और समान स्वर के मिलने के साथ साथ दोनों ही दीर्घ हो जाती है और नया शब्द बन जाता है पितृणम। पितृणम बन जाता है। बड़ा ही आसान है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है इसमें। यदि आपको कोई कठिनाई हो रही है तो आप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें नीचे बतलाइएगा। तो देखिए ये थी दीर्घ संधि। मुझे लगता है कि आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसको आप भली भांति देख सकते हैं। इसमें कोई कठिनाई वाली बात नहीं है, आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। अब जब हम अगली वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे तो स्वर संधि के दूसरे भेद को, गुण संधि को हम आपके सामने पढ़ाने जाएंगे। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर अवश्य कर